ओके तो हेलो एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समष्टि के गुणों के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हमने सारे पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम जानेंगे पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। तो हमारे सिलेबस में 6 प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जिसमें से समष्टि का आकार व घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, आयु संरचना और समष्टि वृद्धि के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है समष्टि का आकार व घनत्व, अर्थात पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। कहने का मतलब है कि एक क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, उसका क्या साइज है और उसका घनत्व कितना है। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं तो किसी भी निश्चित क्षेत्र की समष्टि में जीवों की संख्या कभी भी स्थिर या एक जैसी नहीं होती है या समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। बहुत आसान है, आप ऐसे ही समझ गए कि कहीं पर भी जो जनसंख्या होती है वह स्थिर नहीं होती है, क्योंकि लोग मरते रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे पैदा होते रहते हैं, जिसके कारण संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। अतः किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर स्थित, यानी एक पर्टिकुलर समय पर स्थित एक ही जात के कुल सदस्यों की संख्या को ही समष्टि का घनत्व कहते हैं। और इसके लिए सूत्र हो जाएगा कि समष्टि का घनत्व D बराबर यन अपान यस, जहाँ यन है जीवों की कुल संख्या तथा यस क्या है, क्षेत्र है। यानी एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर उपस्थित जीवों की निश्चित संख्या का अनुपात ही क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम 1000 स्क्वायर फुट का क्षेत्र लेते हैं और वहाँ पर कितने लोग रहते हैं उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एक हमने एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही किसी एरिया का एक क्षेत्र होगा, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, तो लोगों की संख्या को हम क्षेत्र से भाग कर देंगे, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा कि वहाँ का घनत्व क्या है, ठीक। नंबर दूसरी प्रॉपर्टी जो है पॉपुलेशन की वह है बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है। या तो यदि आपको पॉपुलेशन के बारे में लिखना होगा तो इसको ज़रूर मेंशन करना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। हम बता देते हैं कि इसमें आपको कितना लिखना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एकांकी जीवन के संदर्भ में जन्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु समष्टि के लिए जन्म दर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति की बात करेंगे तो जन्म और मृत्यु की बात करेंगे, लेकिन जब पूरे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो बर्थ रेट और डेथ रेट की बात की जाएगी कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को ही जन्म दर कहते हैं। अर्थात जब भी आप नोट्स में लिखेंगे तो सिर्फ इतना ही पॉइंट लिखेंगे, किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को ही जन्म दर कहते हैं, ठीक है। जन्म दर की समष्टि के सदस्यों की संख्या की वृद्धि के रूप में प्रकट किया जाता है। अर्थात जितने लोग जन्म ले रहे हैं उनकी संख्या वृद्धि ही तो करेगी। तो इतना पॉइंट आपने नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो समष्टि में नए सदस्य कोष का विभाजन द्वारा, बीज अंकुरण द्वारा, हैचिंग की प्रक्रिया द्वारा या जन्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है। तो आपको कितना पॉइंट लिखना है, सिर्फ यहाँ से किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को ही जन्म दर कहते हैं। जन्म दर की समष्टि के सदस्यों की संख्या की वृद्धि के रूप में प्रकट किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें यदि, तो किसी तालाब में पिछले वर्ष 40 मछलियां थी और इस वर्ष इनकी संख्या 8 की वृद्धि हो जाती है, तो कितने % बढ़ गए, तो 8/40 अर्थात 0.2 संतत प्रति मछली प्रति वर्ष होगी। तो ये उदाहरण हो जाएगा। या आप दूसरा उदाहरण लेंगे तो मतलब कोई एक ही उदाहरण लेना है आपको, और अगर उदाहरण आप ना भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक उदाहरण ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मानव के लिए जन्म दर को प्रतिवर्ष प्रति 1000 सदस्यों पर उत्पन्न दर को प्रतिवर्ष प्रति 1000 सदस्यों पर उत्पन्न नए सदस्यों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि किसी समष्टि में 5000 सदस्य हैं व एक वर्ष में 50 नए सदस्य उत्पन्न होते हैं, तो मानव दर 10 व्यक्ति प्रति 1000 प्रतिवर्ष होगी। जन्म दर 2 प्रकार की होती है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं डिटेल में पूछा जाता है। लेकिन आप चाहें तो नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा PDF में, तो इसको पढ़ने के लिए रखिएगा। बाकी हमने जितना बताया बस वही लिखिएगा, और एग्ज़ाम में आता है तो बस उतना ही आपको लिखना होता है। जन्म दर निकालने के लिए आप फार्मूला भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है मृत्यु दर, डेथ रेट, ठीक है। और डेथ रेट जैसे जन्म दर होता है ऐसे ही मृत्यु दर होता है, और यह माइनस के रूप में चिन्हित किया जाएगा, जबकि जन्म दर जो थी उसको प्लस के रूप में हम चिन्हित कर रहे थे। तो किसी समष्टि में इकाई समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही मृत्यु दर कहते हैं। मानव जनसंख्या के लिए मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की एक वर्ष की औसत संख्या
होती है, यह भी 2 प्रकार की होती है जो कि आप पढ़ लीजिएगा। और अगर हम बात करें जैव सूचकांक बनाया जाता है तो जैव सूचकांक में जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणे 100। अगर जैव सूचकांक का मान 100 से अधिक है तो आबादी में वृद्धि है। यदि 100 से कम आता है, क्योंकि जैसे ध्यान से देखिए, वैसे ही आप जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में हमने ले लिया कि 100 सदस्य पहले थे, 2002 में 100 सदस्य थे। अब जब 2003 में हमने उस गांव में गिना तो वहाँ पर 200 सदस्य आ गए। कितने सदस्य आ गए? 200। तो 200 और मरे कितने, ठीक है, ये भी हम गिन लेंगे। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निकाल लेंगे और इसके बाद भाग कराएंगे। अगर 100 से वो ज़्यादा आ रहा है तो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, 100 से कम हुआ तो जनसंख्या में कमी हुई है, और अगर जो अंतर आ रहा है वह 0 है, मतलब कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, तो आबादी नियत है, अर्थात ना तो बढ़ी है आबादी ना ही घटी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेक्स रेशियो अर्थात लिंग अनुपात। यह जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है लिंग अनुपात क्या है, लेकिन बहुत आसान है। ऐसे ही आप जानते होंगे कि किसी समष्टि में प्रति 1000 नरों पर मादाओं की संख्या को ही लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि समष्टि में मादाओं की संख्या अधिक है तो इसका सीधा प्रभाव जन्म दर पर धनात्मक रूप से पड़ता है, क्योंकि अधिक मादाएं अधिक बच्चों को जन्म देंगी, ठीक है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत लिंग अनुपात जो है 1000 अनुपाते 940, अर्थात 1000 पुरुष पर 940 महिलाएँ हैं, अर्थात लगभग 60 महिलाएँ कम हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिंग अनुपात समझ लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आयु संरचना। तो आयु संरचना क्या होती है? किसी भी निश्चित समय पर समष्टि में भिन्न भिन्न आयु के जीव उपस्थित होते हैं, अतः किसी समष्टि में भिन्न भिन्न आयु वर्गों के जीवों की अपेक्षिक बहुलता ही उस समष्टि की आयु संरचना या आयु वितरण कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि आयु संरचना किसी समष्टि में उपस्थित व्यष्टियों के आयु वर्गों का प्रतिशत, अर्थात किस उम्र के लोग अधिक पाए जा रहे हैं, जैसे भारत को अभी युवा बोला जा रहा है कि भारत की जो मैक्सिमम आबादी है वो युवा है। आज के बाद करीब 30-40 साल बाद भारत वृद्ध हो जाएगा, अर्थात भारत के अधिकतर जो युवा होंगे वो क्या हो जाएंगे? वृद्ध स्टेज में आ जाएंगे। तो इस समय भारत के पास युवा पावर बहुत अधिक है, जिसका इस्तेमाल यदि भारत सरकार अच्छे से करे, अच्छे से रोज़गार लेकर के आए तो काफ़ी तरक्की की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम इतनी देर से वेट कर रहे थे, वो टॉपिक आ चुका है। समष्टि वृद्धि या सिलेबस में मेंशन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, आपको ये विधिवत मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। तो किसी भी जात की समष्टि का आकार निश्चित नहीं होता या स्थिर नहीं होता है, वह समय के साथ पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव से बदलता रहता है। अतः समष्टि का गतिकीय इकाई है, ठीक है। समष्टि एक गतिकीय इकाई है, मतलब हमेशा बदलती रहती है, डायनेमिक है। समष्टि में व्यष्टियों की संख्या में वृद्धि या समष्टि वृद्धि कहलाती है। व्यष्टियों का अर्थ है कि वहाँ पे लोग जो पीपल्स रह रहे हैं उन्हीं की बात की जा रही है। अनेक प्रकार के समष्टि के आकार में परिवर्तन लाते हैं, जैसे भोजन की उपलब्धता, परभक्षी दबाव, मौसमी परिवर्तन, रोग। किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित किसी समष्टि का घनत्व मुख्यतः 4 कारकों पर निर्भर करता है। जब भी आपको एग्जाम में लिखना होगा तो इन 4 कारकों के बारे में आपको हमने बताया भी है और यही आपको लिखना होगा। समष्टि वृद्धि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला जन्म दर। समष्टि में नियत अवधि में नए सदस्यों का जन्म दर कहलाता है। मृत्यु दर भी प्रभावित करता है। समष्टि में नियत अवधि में मरने वाले सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट है आप्रवासन। आप्रवासन को इंग्लिश में कहते हैं इमिग्रेशन। प्रजाति के वह जीव जो दिए गए समय में किसी अन्य स्थान से इस आवास में आ गए हैं, अर्थात आ गए हैं, वो पहले बाहर थे और बाहर से वापस आ गए हैं, जिसके कारण वहाँ की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसे ही इमिग्रेशन, प्रजाति के वह जीव जो दिए गए समय में किसी आवास को छोड़कर किसी अन्य, मतलब इस आवास को छोड़कर किसी अन्य आवास में चले गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। इमिग्रेशन जो है वह होगा पॉजिटिव में, क्योंकि बाहर से सदस्य अंदर की ओर आ रहे हैं, और जो एमिग्रेशन है वह होगा अंदर से सदस्य बाहर की ओर जा रहे हैं, तो यह माइनस में होगा। इस तरह हम इसको दर्शा सकते हैं। तो आप्रवासन पॉजिटिव है, उपप्रवासन मतलब बाहर जा रहे हैं सदस्य तो माइनस में है, ऐसे ही जन्म दर प्लस में है और मृत्यु दर माइनस में है। तो इस तरह डिपेंड होता है जनसंख्या घनत्व। ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसानी से आप समझ भी सकते हैं। आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है।
अर्थात पॉपुलेशन ग्रोथ रेट PGR। तो एक समय अवधि के दौरान जनसंख्या के आकार में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। बहुत आसान परिभाषा है। एक समय अवधि के दौरान जनसंख्या के आकार में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या में वृद्धि उस स्थान की जलवायु, भूमि, प्रकृति, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करती है। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो दूसरी परिभाषा लिखें या ना चाहें तो ये परिभाषा आप ना भी लिख सकते हैं कि किसी एक निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाले वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं और आसानी से लिख दीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। जनसंख्या की प्रतिवर्ष वृद्धि दर बराबर होता है 1/n P1/P2 - 1 × 1000, जहाँ P1 प्रारंभिक या प्राथमिक जनसंख्या है जो कि पिछली जनगणना में हुई थी। जैसे 2011 में जनगणना की गई थी तो प्रारंभिक हो गई है, अब 2021 में की जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अंतिम जनगणना हो जाएगी। तो P2 अंतिम है और n दोनों जनगणनाओं के बीच का समय कि कितने वर्ष बाद किया, अर्थात 10 वर्ष के बाद किया है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच रहे हैं हम लोग, वह है जनसंख्या के वृद्धि रूप कौन कौन से हैं, और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे, आपको ये ज़रूर मिलेगा वहाँ पर। तो प्रत्येक जात की वृद्धि लाक्षणिक प्रतिरूप के साथ बढ़ती है। इन लाक्षणिक प्रतिरूपों को ही वृद्धि वक्र अर्थात ग्रोथ कर्व कहते हैं, ठीक है। इस वृद्धि के दो मौलिक रूप होते हैं, यश वक्र और जे वक्र। तो ठीक है, यश कर्व और जे कर्व ये दोनों पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। यश कर्व जिसे हम सिग्माइड कर्व भी कहते हैं, इस प्रकार की वृद्धि में प्रारंभ में धीमी गति से होती है, अर्थात इसमें जो होती है वो वृद्धि पहले धीमी गति से होती है, शीघ्र ही तीव्र गति से व अंत में प्रतिस्पर्धा या सीमित संसाधनों के कारण स्थिर वृद्धि देखने को मिलती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, और समीकरण है dN/dt = Rn और ब्रैकेट के अंदर K-N/K = Rn, ब्रैकेट के अंदर 1 - N/K ब्रैकेट क्लोज। तो जहाँ पर dN/dt समस्त के आकार में परिवर्तन की दर है, K-N/K पर्यावरण का प्रतिरोध है, ऐसे ही R प्राकृतिक वृद्धि की नैसर्गिक दर है, ठीक है। और नेक्स्ट है K धारण क्षमता है, N जो है समष्टि आकार है। इस फार्मूले को बहुत ज़्यादा आप ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये फिजिक्स नहीं है कि यहाँ पे इस फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा। आप वहाँ फार्मूला याद करके जाइएगा, लिख दीजिएगा, बस इतना ही आपको करना है। और एक कर्व बनाना होगा जो कि हम फिगर में आपको दर्शा देते हैं। ये है यश कर्व, ठीक है, समष्टि वृद्धि का यश कर्व, जिसमें इसमें समष्टि का आकार और इधर समय दिया गया है। ये प्राथमिक अवस्था है, फिर त्वरण अर्थात तीव्र गति से बढ़ी थी और फिर आ गई साम्य अवस्था में, अर्थात न बढ़ रही है न ही घट रही है, स्थिर हो जाती है। तो आसान है, बस ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, dN/dt = Rn, ब्रैकेट के अंदर K-N/K = Rn, ब्रैकेट के अंदर 1 - N/K, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो है जे कर्व या ज्यामितीय कर्व। तो जब किसी समष्टि के लिए असीमित संसाधन हो तथा पर्यावरणीय प्रतिरोध न हो, अर्थात कोई भी प्रतिरोध नहीं है कि जनसंख्या में कमी आएगी, बढ़ती रहे कोई दिक्कत नहीं है, तब समष्टि में निरंतर तीव्रता से वृद्धि होती है, जिसके पश्चात एक साथ रुक जाती, क्योंकि अचानक से पर्यावरणीय गतिरोध अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। इस प्रकार समष्टि वृद्धि को जे आकार का कर्व प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है dN/dt = Rn। बाकी ये किसके प्रतीक है वो तो ऊपर आप लिख ही चुके हो। तो इसमें क्या था कि शुरुआत में कोई भी रोक नहीं थी, इसलिए बढ़ती गई और लास्ट में एकदम से रोक लग जाती है, जिससे वृद्धि रुक जाती है। तो ये भी फिगर आपको याद हो गया होगा। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है समष्टि के गुण, जिसमें समष्टि के गुणों में हमने जान लिया है समष्टि का आकार, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु संरचना, और इसके बाद हमने जाना सेक्स रेशियो। फिर हमने जान लिया है कि समष्टि में वृद्धि कैसे होती है, अर्थात पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती है, इसके प्रारूप जान लिए, और दोनों वक्रों के बारे में भी समझ लिया है। आपको फिर से रिमाइंड कर दें, ये दोनों कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। आप सिर्फ एक वीडियो बची है जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि समष्टि के अंदर जो पारस्परिक क्रियाएँ होती हैं, जिनमें से धनात्मक क्रियाएँ और ऋणात्मक क्रियाएँ होती हैं, तो उनके बारे में हम
अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए आप यूँ ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।